अपने सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स लेके आती है और सोनोग्राफी में अक्सर ऐसे लिखा जाता है ओवरीज आर शोइंग पॉलिसिस्टिक अपीयरेंस। तो तब से लेके वो लड़कियां परेशान हो जाती है, छोटी छोटी बच्चियां, लेकिन परेशानी क्या, तो हमें पीसीओडी है। तो उन बच्चियों को मैं पहला प्रश्न पूछती हूँ कि आपको तकलीफ क्या है, ये सोनोग्राफी आपने क्यों करवाई थी। बहुत बार ऐसे उत्तर मिलता है कि मैम पेट में थोड़ा दर्द था, पेशाब में थोड़ी सी जलन थी, तो सोनोग्राफी करवा ली। लेकिन वो सोनोग्राफी पे पता चला कि हमें पीसीओडी है। तो मेरे कहने का मतलब ये रहता है, सोनोग्राफी में पीसीओडी का पैटर्न दिखना, ओवरीज पॉलिसिस्टिक दिखाई देना, मीन्स आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बिल्कुल नहीं है। जब ऐसे सोनोग्राफी के साथ आपके पीरियड्स अनियमित हो, आपका वजन हद से ज्यादा हो, आपके चेहरे पे अनचाहे बाल हो, चेस्ट पे कुछ बाल हो, अपने चेहरे पे बहुत सारी मुहासे हो, तो हम पीसीओडी के बारे में सोच सकते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन ने ऐसे बताया है कि नीचे मैं बताऊंगी, उसमें से 2 लक्षण रहेंगे तो आपको पीसीओडी है। यस, सोनोग्राफी में पॉलिसिस्टिक ओवरी दिखाई देना एक, दूसरी बात है कि अपने चेहरे पे अनचाहे बाल और मुहासे रहना, या हमारे ब्लड में एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, डीएचए की मात्रा ज्यादा रहना, ये दूसरी लक्षण। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण रहता है एमसी का रुक रुक के आना, एमसी डिले हो जाना। सो इन तीनों लक्षणों में से 2 लक्षण जब होते हैं तो हम पीसीओडी कहलाते हैं। लेकिन हमें प्रश्न पड़ता है ये होता क्यों है। कुछ लोगों में थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहने के चांसेस रहते हैं। अपनी माँ को जब पीसीओएस रहता है, बहन को जब पीसीओएस रहता है, मासी को पीसीओएस रहता है, तो हमें भी पीसीओएस होने के चांसेस रहते हैं। और पीसीओडी और पीसीओएस ये सेम ही है। कोई उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलता है, कोई उसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात रहती है कि हमारी लाइफस्टाइल। तो ये पीसीओएस को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहलाता है। जब हमारा वजन काफी हद तक बढ़ जाता है, हमारा डाइट फॉल्टी रहता है, उसमें ज्यादा जंक फूड रहते हैं, प्रोटीन्स की मात्रा कम रहती है, विटामिन्स की मात्रा कम रहती है, हम ज्यादा से ज्यादा जब प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एक्सरसाइज यानी कि एरोबिक काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिससे हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमें स्वेटिंग होता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इस टाइप का एक्सरसाइज हमारा नहीं होता है, तो हमारा वजन बढ़ जाता है और हमें पीसीओडी के केमिकल चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं, हमारे ब्लड में होना शुरू हो जाता है, और उसका नतीजा अपने फेस पे, स्किन पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारी मंथली माहवारी पे, पीरियड्स पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो पीसीओएस ये यंग गर्ल्स में दिखाई देता है, तो उसका महत्वपूर्ण रीजन रहता है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। तो आइए हम देखेंगे ये पीसीओएस के केसेस में अपनी पीरियड्स अनियमित क्यों होते हैं। अपने पीसीओएस में अपनी ओवरीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसमें बहुत सारे अंडे बनते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी अपने होते हैं। इन सारी वजह से हमारे पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, तब हर महीने में पीरियड्स के मध्याह्न में एक अच्छा खासा अंडा तैयार हो जाता है। वो 20-22 मिलीमीटर का होने के बाद ओव्यूलेट हो जाता है, एग बाहर रिलीज हो जाता है। वो एग रिलीज होने के बाद 14 डेज में अब हमारा पीरियड्स शुरू हो जाता है। लेकिन पीसीओएस के केसेस में अपनी ओवरीज तो बड़ी बड़ी हो जाती है, ओवरीज में बहुत सारे अंडे रहते हैं, और ये सारे अंडे बड़े होने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एक अंडा बड़ा हो जाना चाहिए, ओव्यूलेट हो जाना चाहिए, ऐसे होता नहीं है, और इसीलिए ओव्यूलेशन ही नहीं होता और पीरियड्स भी शुरू नहीं होते। आइए हम देखते हैं इसकी हम
जांच कैसे करें, इन्वेस्टिगेशन कौन सी करते हैं। एक तो महत्वपूर्ण जांच मैंने बता दी, वो एक सोनोग्राफी रहती है, और उसके साथ ही साथ हमें ब्लड की भी टेस्ट करना जरूरी होता है। ये ब्लड में हम माहवारी के पीरियड्स के दूसरे दिन के हार्मोन्स की जांच करते हैं। उसमें हम FSH लेवल देखते हैं, LH की लेवल मात्रा देखते हैं, ये FSH और LH का रेशो देखते हैं। हम फास्टिंग स्टेज में इंसुलिन की मात्रा देखते हैं। उसके बाद शक्कर लेके 2 घंटे में वापस इंसुलिन कितना बढ़ा हुआ है देखते हैं। यूजुअली PCOS में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और ये फास्टिंग एंड PP इंसुलिन की मात्रा बहुत सारी बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ हम थायराइड की मात्रा देखते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा देखते हैं। जब चेहरे पे अनचाहे बाल हो, बहुत सारे मुहासे हो, तो हम मेल हार्मोन भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन करते हैं, DHEAS करते हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट रहती है PCOD के, PCOS के इन्वेस्टिगेशंस की। लेकिन डॉक्टर ये चूज करेंगे कि आपके केस में कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है। जब ये PCOS की हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान देना जरूरी होता है। हमारे चेहरे पे अनचाहे बाल रहेंगे, मुहासे रहेंगे, तो उसको कैसे टैकल करना है। दूसरी बात रहती है, हमारा ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं होता और हम कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट का मोड डिफरेंट रहता है। हमारे पीरियड्स अनियमित हो, उनको रेगुलराइज करना है, तो हमारी ट्रीटमेंट दूसरी तरफ जाती है। ट्रीटमेंट देने वक्त हमें ये भी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, उनको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए। इन सारी बातों पे हमारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। तो इस वीडियो में मैंने PCOS के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। तो आने वाले वीडियोस में हम PCOS के बारे में और विस्तृत तरीके से जानकारी देने की कोशिश करने वाले हैं। जिनमें बच्चा कंसीव नहीं होता है, उनमें और कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है, जिनके पीरियड्स अनियमित हैं उनके लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट रहने वाली है, साथ ही साथ PCOD के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या रहने वाले हैं। और जब ये PCOD के पेशेंट जब कंसीव हो जाते हैं तो प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होने वाली है। तो आप आने वाली ये PCOD सीरीज देखते रहना, और इस विषय में आपको कुछ शंकाएं रहेगी तो हमें जरूर ईमेल कर दीजिए। धन्यवाद।